नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किया जा रहा है। हरियाणा में मनोहर सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। कैसा रहा ये 8 साल का कार्यकाल, इसके बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा में मनोहर सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए और 8 साल में क्या कुछ काम सरकार की तरफ से किए गए, इस बार के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिल्ली में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुनिए। इन 8 सालों में काम अपनी ओर से तो बहुत किए हैं। ये ठीक है कि विपक्ष का काम थोड़ा आलोचना करना होता है, नामी विपक्ष होता है तो इसलिए करनी भी चाहिए। और कभी कभी उनके विपक्ष में विरोध करने के उसमें से कुछ बातें अगर प्रदेश के हित में हमको ध्यान में आ जाए तो हम उसको ठीक भी करते हैं। हमने कभी भी विपक्ष को इतना ज़्यादा यानी दरकिनार नहीं किया कि उनकी कोई अच्छी बात हमें मिले तो हमने न माना हो। हमने लगातार जो हमारे नीतियां, जो हमारी पॉलिसी, जो हमारी उपलब्धियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि संयोग से 2014 में ही मई में हमारी केंद्र में भी सरकार बन गई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमको एक ब्लूप्रिंट रखा है समाज की प्रगति का, प्रदेशों की प्रगति का, बराबर वो हमको संभालते हैं। तो उन्होंने जब जब जो रास्ते दिखाए, जो प्रेरणा उनसे मिली, उस पर भी हम लगातार काम करते रहे। तो एकजुट होकर के 8 साल में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीज़ें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी हैं उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूँ कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम। 3 चीज़ों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते। चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 चीज़ों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। और उसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जो समय समय पर बताते भी रहे हैं। आज भी ज़रूर मैं थोड़ा समय आप लोगों को ज़रूर उसका बताऊँगा भी सही। हमने जैसे सबसे पहली अगर मैं बात कहूँ तो भले प्रयत्न तो हमने 5 साल पहले शुरू किए थे, लेकिन सफलता पिछले 2 साल में मिली हमको। वो है परिवार पहचान पत्र, कि पूरे हरियाणा की आबादी का, परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा का कैसे हम रख सकें, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सकें। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से, उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये 5 वर्ग, जैसे मैंने बताया, आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। वो चीज़ें, सारी स्कीमें उसी हिसाब से बांटी जा रही हैं। कभी एक पुराने समय में आश्रम व्यवस्था चलती थी, उस समय 4 आश्रम चलाए गए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।
वो 25-25 साल का उस समय का हिसाब था। आज हमने आज के आवश्यकता के हिसाब से, आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफ़ी शुरू हो गया है, काफ़ी आगे बढ़ेंगे। पहला उसमें कार्यक्रम तो बहुत लिए हैं, लेकिन जिसका उल्लेख करूंगा वो है अंत्योदय के नाते से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। कम आय के लोगों को कैसे आय की वृद्धि करके उनका सुख चैन कैसे बढ़ाया जाए। तुमने टारगेट रखा कि 1 लाख से नीचे पर एनम पर फैमिली जिनकी इनकम है उनको पहले सिलेक्ट किया है और ये लगभग 7 लाख के आसपास परिवार हरियाणा में हैं जिनकी 1 लाख रुपए से भी कम आय, अर्थात महीने की केवल 8,000, उनको कैसे 15,000 तक लेकर जाए, ये योजना हमारी शुरू हुई है। इसमें हमने जगह जगह पर अंत्योदय मेले लगाए हैं, आधे लग चुके हैं, आधे भी बाकी हैं। कोविड के कारण से थोड़ा स्लो हुआ ये मामला, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों से सहयोग किया है, स्किल डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको सहयोग किया है, प्राइवेट इंडस्ट्री से भी हमने सहयोग मांगा है। लगभग 30,000 लोगों को बैंक के ऋण पिछले 6 महीने में ही हमने दिलवाए हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। कोई छोटा उद्योग है, छोटा कोई अपनी दुकान है, अपना कोई ऐसा काम है जिसमें से उनको आय बढ़ जाए और एक बहुत नीचे लेवल के लोगों को एक संतुष्टि है। तो इस नाते से ये काम हमने इसमें किया है। अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, एक एक वर्ग के नाते, किसानों के नाते बहुत काम किए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिसका मैं उल्लेख करूँगा, मैं 7-8 काम ऐसे उल्लेख करूँगा जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8 साल में 8 कमाल जैसे कह सकते हैं ना, इस प्रकार के काम बहुत हैं। कई बार हमारे DPR साहब ये कहते हैं कि जब कभी कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती तो मुझे समझ नहीं आता क्या छोड़ूं क्या निकालूं। सैकड़ों की संख्या में इनके सामने, क्योंकि सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है, फिर भी कोशिश करके हमने कहा कि प्रमुख 8, उसके बाद कुछ और उल्लेख करेंगे। तो ये भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसान को, यानी उसका फसल कहाँ क्या बोया है उसको समय पर उसकी प्रोक्योरमेंट के नाते उसको सुविधा मिल जाए, ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए, और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हर किसान को भी पता लग जाता है, सरकार को भी पता लग जाता है, मंडियों को भी पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हैं वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर जमीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगाओ, और खाली क्यों छोड़ी है। कुछ किसान योजना से खाली छोड़ते हैं उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, कहीं पानी भरा हुआ है नहीं बिजाई होती है, कहीं बीज बोया है पैदा नहीं हुआ है, तो ऐसी कई जो बातें रहती हैं। तो हर एक एकड़ का हमारे पास समाधान चाहिए कि हम उसमें कैसे ज़मीन इसकी ठीक कर सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, उसकी उपज को खरीद सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। वैसे तो ये सारे कार्यक्रम जो है ना IT के ऊपर आधारित हैं। हमने इन सारे सिस्टम में IT का उपयोग इसको बड़ी मात्रा में बढ़ाया है। यानी कभी समय था IT लोगों के लिए बहुत बड़ी ऐसी चीज़ थी कि एक लोगों को आश्चर्य लगता था कि ये भी सिस्टम है, ऐसा भी बन सकता है। हम भी छोटे होते थे तो मोदी जी ने एक शौक लगा दिया हमको कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर करते करते आज सारी चीज़ों का ऐसा लग रहा है कि सारी समस्याओं की आधी से ज़्यादा समस्याएं इसमें हम हल कर सकते हैं। डाटा जितना हरियाणा में हमने इकट्ठा किया है इतना शायद ही किसी प्रदेश ने डाटा इकट्ठा किया, बल्कि हमारे सर्वर छोटे पड़ गए हैं, नए सर्वर्स की, नया स्पेस खरीदने की योजनाएं बन रही है। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम को हमने बढ़ाते हुए ऑनलाइन सेवाएं लगभग 42 विभागों की 547 ऑनलाइन सेवाएं ये अंत्योदय सरल पोर्टल पर, यानी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अटल सेवा केंद्र जिसको CSC कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से गांव में बैठा हुआ भी किसी भी सेवा का लाभ को वहां से उठा सकता है। तो एक क्रांति ऐसा लोगों को लगता है कि जो चीज़ हम धक्के खा करके दफ्तरों में जाते थे, दस्तावेज देते थे और जितनी भी उनकी परेशानियां होती थी, कोई चंडीगढ़ भागता था, कोई कहीं भागता था,
आज उनके गांव में बैठे हुए उनकी समस्याओं का हल होने लगा है। 12 लाख तो मैं कहता हूँ सीएम विंडो में जो लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस दी है 12 लाख के लगभग आई हैं पिछले 8 साल में, एवरेज 1.5 लाख हर महीना। तो उनका समाधान लगभग 90% लोगों का समाधान उससे अपने आप ही होता है। कुछ लोग हैं लंबा चलता है, कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, वो फिर बातें आते हैं, उनका पॉलिसी बना के कोई और किसी प्रकार की स्कीम ला करके और हम उनको हल करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा लाभ प्रत्यक्ष आलोचना हमारी इस बात के लिए करता रहा है क्या कि हम होते थे तो हमारे यहाँ लोग आते थे, भीड़ लगी होती थी, इनके यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये भी हमारा जो है एक बहुत यूनिक सिस्टम है जिसका दूसरे प्रदेश अध्ययन करके गए हैं और कई प्रदेशों ने इसको लागू कर भी दिया है। इसके बाद अगर मैं कहता हूं तो वो है गांव में लाल डोरा के अंदर लोगों की जो जमीन थी और उसको उनका मालिक अधिकार नहीं था, मालिकाना हक देने के लिए लाल डोरा समाप्त किया, सर्वे कराया और उनको ड्रोन सर्वे के बाद उनको मालिक बनाया, उनको रजिस्ट्रियां करा दी हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपने उस प्रॉपर्टी को अपना कहने में तो उसको आनंद आता ही है कि मेरा घर है, फिर उस पर वो लोन ले सकता है। गांव में 24 घंटे बिजली, हमारा गांव जगमग गांव, यानी 2014 में जो आज हमारे पास आंकड़े हैं सिर्फ 538 ऐसे गांव थे जहां 24 घंटे बिजली मिलती थी। और वो भी कैसे मिलती थी, क्यों मिलती थी, उसके पीछे का 514 उसका भी एक विषय ध्यान में रहना चाहिए। कुछ गांव से जमीनें लेते थे वहां पावर हाउस बनाने के लिए, 5 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ पंचायती जमीन लेनी है और साथ में एक कंडीशन होती थी कि भाई हाँ इस गांव को हम 24 घंटे बिजली देंगे। वो 538 गांव ऐसे थे जहां जमीन लेके बदले में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। खैर वहां भी 24 घंटे मिलती थी कि नहीं मिलती थी, नाम था 24 घंटे आएगी। हमने हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए बहुत प्रयत्न किए, प्रेम प्यार, यानी जिसको कहना चाहिए कैरेट एंड स्टिक, बोथ वी अप्लाइड। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद कर रहे हैं और हमारी प्लान है कि इस साल के अंत तक, मार्च 23 तक हम जो है सभी 6200 गांव में 24 घंटे बिजली दे देंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। कुछ बचेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन टारगेट हमारा ये है। फिर गांव में एक काम जो और हम कर गए, सारे देश में कहीं नहीं हुआ और उसके लिए लड़ाई बहुत लड़ी, वो है पढ़ी लिखी पंचायतें। पंचायतों में अमूमन पंच सरपंच, मुझे तो पढ़ना नहीं आया जी कागज, मैं तो अंगूठा टेक आदमी हूँ, जो उसने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया। और इसमें से करप्शन बहुत था, कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट में पहला ऐसा उदाहरण है कि चुनाव शुरू होने के बाद हाई कोर्ट ने बीच में रोक दिया। तो हम सुप्रीम कोर्ट में कि रोका नहीं चाहिए था, चुनाव होना चाहिए था, फिर भी अब रोका है तो ये लड़ाई लड़के आप इसका निर्णय करो। 45 दिन लगातार बेंच ने सुनवाई की और आखिर में कमेंट किया कि नॉट ओनली हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दिस शुड बी फॉलो। तो ये एक हमारा एक और उपलब्धि जिसको मैं कह सकता हूँ आउट ऑफ दोस 8 विच आई एम गोइंग टू मेंशन बिफोर यू। और इसके बाद एक है स्पोर्ट्स। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी इस ढंग से मैंने उसको तैयार किया है, चाहे उसमें उनको प्रोत्साहन के नाते से खेल खेलते समय उनकी ध्यान रखना हो, उनकी राशन मनी है या उनको पार्टिसिपेशन के लिए एडवांस पैसा देना हो, चाहे मेडल जीतने के बाद पैसों की जो उसकी राशि है उसकी लिमिट क्या होगी वो हमने सर्वाधिक रखी हुई है। और फिर नौकरियां, खास करके जो मेडल लेकर के आते हैं उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित की हैं। 550 पद हमने सुनिश्चित कर दिए हैं कि ये 550 पद तो मेडल विनर्स के लिए ही रहेंगे। अभी हालांकि 200 ही उसमें आए हैं मेडल विनर्स में, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं, लगातार हम उसकी ऐड भी दे रहे हैं। और बहुत मेडल विनर जो ऐसे हैं वो अपने खेलों को कंटिन्यू करने के लिए भी नौकरी में आ भी नहीं रहे हैं। आखिर जब आदमी सोचता है खेलों से मैं बाहर हो जाऊँ तब मैं नौकरी में जाऊँगा, तो उसी समय वो आता है। तो इसलिए लगातार हम चाहते हैं कि 550 भी हम खेलों को इतना प्रमोट करें कि ये 550 एनुअल है, ये 550 भी संख्या कम पड़ जाए। अगर कम पड़ेगी तो उसको और बढ़ाएंगे, लेकिन मेडल विनर्स को नौकरी सुनिश्चित करना। और जो मेडल विनर नहीं है उनको भी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जो बनता है उनका, उस सर्टिफिकेट के आधार पर ग्रुप सी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं, ग्रुप डी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं, ग्रुप सी में जो आउटस्टैंडिंग वाले जो मेरिट ये मेडल लेकर के आएंगे ये,
और इनमें अगर पूरे नहीं होते 3% कवर करने के लिए, तो फिर ये जो एक्रेडिशन वाले भी ग्रुप सी में, इनका भी एग्जाम के माध्यम से 3% का कोटा तय कर दिया कि इनको 3% जरूर करेंगे, क्योंकि 3% में भी ये लगभग 600-700 अलग से ग्रुप सी की बन जाती है। तो 550 अलग हैं, बाकी 3% ग्रुप सी में, 10% ग्रुप डी में, ये अलग से एक प्रकार से नौकरी देने का ये हमारा उसमें विचार है। हाईएस्ट वो दिया जाता है, प्राइस हाईएस्ट प्राइस इन द कंट्री, ये एनुअल है। एनुअल यानी जितनी भी टोटल होंगी उसमें 3% कोटा ग्रुप सी का, 10% आउट ऑफ ऑल जो हम अपॉइंटमेंट्स देंगे उसमें से उसकी रिजर्वेशन है। तो ऐसा ही है। और वो 550 भी एनुअली हैं, उसमें हर साल इतनी पोस्टें भरी जाए, इसके लिए हमने उसमें रखा है। अब इसके अलावा ये तो मैंने 8 इसलिए बताया कि हमारे मित्रों ने कहा कि 8 ऐसे कौन से हमारे विषय हैं जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सी 8 बड़ी बातें हैं। इसके बाद अगर मैं बताता हूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा कम उल्लेखनीय काम नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत, ये भी हमने केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, लेकिन उसमें हमारी लिमिट है प्रदेश की 15.5 लाख। हमने तय किया कि 1,80,000 तक सबको देंगे और अतिरिक्त खर्च होगा तो प्रदेश देगा, वो संख्या बन गई 23 लाख। तो ये 7.5 लाख का पैसा ये हरियाणा प्रदेश देगा और बाकी 15.5 लाख 60-40 है, 60 सेंटर है, 40 प्रदेश है। तो एक प्रकार से स्टेट का इस 23 लाख में अगर 40% कहता हूं तो 6 लाख उसमें स्टेट का हो जाता है और 7 लाख 13 लाख स्टेट का है और 10 लाख सेंटर का है। ऐसा कुल मिलाकर के हमने इसमें अपना पैसा भी लगा करके एक आयुष्मान भारत की योजना को हमने आगे बढ़ाया है। जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी की विषय है, हमको पता है कि 2500 रुपये की जो इस समय हम दे रहे हैं पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, और हमारा अगले 2 साल के अंदर जो हमने तय किया हुआ है 3,000 हम करेंगे, लेकिन हर साल हम इसको बढ़ा करके और इसको एक इंस्टॉलमेंट के नाते से बढ़ाते चले जाते हैं। पहले भी हमने 1,000 रुपया थी जब 2014 में आए थे, हमने 2,000 की थी घोषणा, 5 साल में पूरा किया। फिर अब 3,000 की घोषणा के लिए 5 साल में 3,000 भी पूरा करेंगे। तो इसकी 2 किस्तें अभी और आगे बढ़ा के इसको पूरा करेंगे। लेकिन ये क्योंकि पहले से घोषित है तो नया कोई विषय नहीं है इसमें तो कार्यक्रम हमारा है, उसमें हर साल बढ़ाते हैं तो सारा बढ़ करके पूरा होगा। लेकिन ये भी सारे देश में सर्वाधिक है, किसी प्रदेश में इतनी सोशल सिक्योरिटी की पेंशन, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग की हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, तो ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जो हम लगातार इसको चालू रखते हैं एक सोशल सिक्योरिटी के नाते से। एक समान विकास, ये भी हमारा पहले दिन से ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जब हमने कहा था कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और हमने लगातार 90 के 90 विधानसभाओं में सभी 22 जिलों में इस काम को लगातार चालू रखा है। एक विषय जरूर मैं कहना चाहूँगा, वो है नौकरियाँ, मिशन मेरिट। मिशन मेरिट को भी हमने प्राथमिकता से, हालांकि बहुत नाराजगियां इसमें झेली हैं, अपनों की भी झेली हैं, क्योंकि आज तक यही होता आया, मैं मेरा मेरा परिवार, पर्ची खर्ची, ये सब चलती रही। हमने देखिए मेरिट शुड बी ऑनर्ड। आखिर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई खूब मन लगा के करता है, वो अपना, बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता उसकी पढ़ाई पर सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन अगर उसको आगे चांस नहीं मिलता है नौकरी का तो एक निराशा का वातावरण रहता है। इसलिए हमने मिशन मेरिट को लागू किया और उसको कायम रखा हुआ है। इसके अंदर बहुत से समय समय पर करप्शन, इस करप्शन में बहुत से लोग तो जेल भी काट चुके हैं, 712 अरेस्ट की, और लगातार हमने भी उस पर प्रहार किया। जब तक सूत्र नहीं मिला था, लेकिन सूत्र हमने ढूंढा, और ढूंढने के बाद कई तरह के ऊपर से नीचे तक नेक्सस, मल्टी स्टेट नेक्सस ये बने हुए हैं, यानी एक ही स्टेट का नहीं है, हमारी स्टेट के, दूसरे स्टेट के, ऐसे जो गैंग बने हुए हैं वो इसके अंदर काम करते थे। पेपर लीकेज से लेकर के और एग्जामिनेशन हॉल तक नकल कराना, और नकल कराने के बाद भी फिर उसमें खाली पेपर छोड़ करके उसमें बाद में भरना। ये तो हमारे अभी HSSC और HPSC लोगों को पता नहीं कहाँ से एक फार्मूला सूझा, उन्होंने एक 4 का तो आंसर होता है ABCD में, तो ठीक आंसर लिखो, 5वां एक और दायरा लिख दिया कि आपने 4 खाली छोड़े हैं तो 5वें पर टिक करो कि मैंने इसको खाली छोड़ा है, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एक समय तो ऐसा भी किया कि 5वां नहीं भरोगे तो पेपर ही रिजेक्ट हो जाएगा,
तो उस पर सब लोगों को लगा कि नहीं ज़्यादा हो गया, तो 5वां नहीं भरेंगे तो उसके नेगेटिव मार्क के रखेंगे, इसलिए उसको 5 कॉलम भरना ही है। और उसके लिए तो उन्होंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसकी चर्चा होती है 5 मिनट एक्स्ट्रा तो इसलिए कि 5वें कॉलम जो है वो प्रश्न से संबंधित नहीं है, वो तो बाद में जो खाली छोड़ दिए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक जितने खाली है टिक 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 करके को 5वें को भर दो, तब आपका पेपर जो है वो सही होगा। तब उसके बाद खाली छोड़ने का वो सिस्टम जो बाद में भरा जाता था, वो सिस्टम भी बंद हो गया। एक है पानी का प्रबंधन। पानी के प्रबंधन को भी हमने बदस्तूर बहुत गहराई तक जाकर के समझा है। ठीक है कि SYL की लड़ाई हमारी चली, उसमें एक सफलता हमको मिली, लेकिन उसका लाभ अभी पूरा नहीं मिल पा रहा, जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन उस बीच में 3 बड़े डैम, रेणुका डैम, लखपार डैम, किसाऊ डैम, 2 के तो MOU हो गए हैं, एक अभी थोड़ा शेष है, एक मीटिंग हमारी हो गई है, एक मीटिंग और होती है उसका भी MOU हो जाएगा। वो तीनों भी हो जाते हैं तो 47% पानी उन तीनों डैम का हरियाणा को मिलेगा। लेकिन जब तक नहीं मिल रहा तब तक भी हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलाए, मेरा पानी मेरी विरासत ये चलाया कि धान ना बो भाई और चीज़ें बो दो, फिर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, इसके हमने प्रोग्राम चलाए। एक जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs और CTPs, ताकि इसमें पानी साफ करके इसको रीयूज़ किया जाए, इसको इरिगेशन के लिए काम के लिए लाया जाए, इंडस्ट्री के काम के लिए लाया जाए। तो कितना पानी हम रीयूज़ कर सकते हैं ताकि ड्रेन आउट ना हो। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम करके पानी को बचा करके और लास्ट टेल तक लेके गया। यानी 300 टेल ऐसी थी जहां पानी कभी पिछले बंसीलाल जी के समय तो पहुंचा था एक बार, क्योंकि उन्होंने बनवाई थी सारी टेल। उसके बाद पिछले 25 साल में पानी नहीं पहुंचा था। हमने उन सब जगह पर टेल पर, हाँ पहुंचता भी 4-5 महीने ही है वर्षा के दिनों में, उसके आगे पीछे तो संभव नहीं होता कि पानी बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी उन दिनों में पानी वहां तक पहुंचाना, फिर वहां पानी जितना स्टोर हो सकता है वर्षा का उतना स्टोर करने के भी हमने प्रबंध किए। एक विषय प्रदेश की एक सांस्कृतिक पहचान, इस पर भी मैंने काम किया है। जैसे खास करके कुरुक्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह, पहले तो एक छोटा कार्यक्रम होता था, बाद में हमने इसको नेशनल लेवल पर किया, फिर इंटरनेशनल लेवल पर किया। और अब इंटरनेशनल का लाभ ये हुआ कि बाहर से बड़ी डिमांड आती है कि भी हमारे यहाँ भी कार्यक्रम करो, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत है बाहर। हम मॉरिशस में कार्यक्रम करके आए, मैं स्वयं गया था, UK में कार्यक्रम हुआ, कनाडा में कार्यक्रम हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया की भी डिमांड आई है कि हमारे यहाँ भी कार्यक्रम करो। तो वहाँ जितने भी लोग हैं कहते हैं एक बार आप शुरुआत करवा दो, फिर हम हर साल करेंगे। कानून व्यवस्था के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने जो अपराधी है उसको भी दोनों हिसाब से टैकल करने की बात की है कि अपराधी कैसे अपराध छोड़े। उसके लिए जो संभव होता है उनकी काउंसलिंग भी होती है, सुधार घर में जब चला जाता तो वहाँ भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत अपराधी ऐसे हैं जो अपनी इस मूल आदत से जाने वाले नहीं होते हैं, उनको कठोरता से कैसे सबक सिखाया जाए, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पूरी छूट दी है। और उस पूरी छूट का परिणाम ये है कि आज अपराधियों में एक दहशत है, गैंगस्टर्स में एक दहशत है। यानी सीमा तक बढ़ गए थे, किस सीमा तक कि हमारे MLAs को फोन करने लग गए कि आप जो है यहाँ पैसा पहुँचाओ, आप सतर्क होकर रहो, आप ऐसा जो भी फॉक्स कॉल होती हैं उसके अंदर जो उल्टे सीधे काम। उस समय हमको बहुत चिंता भी हुई, विधानसभा में ये विषय उठाया, पूरा दिन एक दिन चर्चा भी चली। और जब पूरे पुलिस अमले को बुलाकर कहा कि भी आप हर जो संभव तरीका है एक बार उनको सचेत करना चाहिए, और उन्होंने अपने तरीके से बहुत से एक्शन किए हैं। आज का नाम ये है कि अपराधियों को जो है कोई जगह नहीं है, कुख्यात अपराधी हो चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो, जो वो और है वो आज जिस प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं, पहला है वो आज ही यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, वो है कि हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल और श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, कौशल यूनिवर्सिटी जो हमारी पलवल में है, इन्होंने मिल करके एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से और इस कार्यक्रम को शुरू किया है कि हम अपने यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं अपने प्रदेश के, देश के भी हैं, प्रदेश के खास करके जो वर्कफोर्स है, वर्किंग क्लास के लोगों को हम विदेशों में वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग दे करके और वहाँ भेज सकें। इसके लिए अभी पीछे दुबई हम गए थे, तो दुबई में 12-13 कंपनियाँ ऐसी थी कि जिन्होंने कहा कि हाँ वहाँ से बहुत से स्किल्स के जो लोग हैं उनको हम यहाँ ला सकते हैं। सरकार की एजेंसी के माध्यम से इनको वहाँ भेजेंगे, सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए ये वहाँ जाएंगे। तो उसका एक पोर्टल है, उस पोर्टल को आज चालू कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस दुबई के बाद
जिन कंपनियों से हमने बात की थी उसमें से एक कंपनी ने पहला अपना जो रिक्वेशन ऑर्डर हमें भेजा है, 30 लोगों का ऑर्डर भी भेज दिया है कि आप इनको स्किल करके और हमारे यहाँ भेजिए। 3 नवंबर से वो ट्रेनिंग हमारे राज नेहरू जी हैं, वाइस चांसलर हैं स्किल यूनिवर्सिटी के, तो ये ट्रेनिंग के काम सब ये करेंगे और भेजने का काम ये हमारा जो सेल है हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल ये करेगा। तो सब मिलकर के करेंगे। तो आज एक पोर्टल जो है उसको उद्घाटन कर रहे हैं आपके सामने, ताकि आपको उसको जानकारी मिल जाए। राइट। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।